Hello dear students, this is Dr. Isha Gavi from Physics Vision and in our ongoing series of test discussions, आज हम mechanics का test discuss कर रहे हैं. This is test number 6 in the series and it is divided into two parts, 1 to 25 and 26 to 30, 26 to 50. So the first question, two particles approach each other with the speed of 0.8 c with respect to the laboratory. Their relative speed is, relative speed का formula होता है ux dash is equals to ux plus v over 1 plus v ux by c square. तो दोनों एक दूसरे को सेम स्पीड से ही अप्रोच कर रहे हैं, तो 0.8 c प्लस 0.8 c अपॉन 1 प्लस 0.64 c स्क्वायर बाई c स्क्वायर. तो जब आप ऊपर सॉल्व करेंगे तो ऊपर 1.6 c बच रहा है, नीचे 1.64 c, तो अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ गया 0.975. सी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द केस ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन. लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन थी जब आप विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ लाइट सारी स्टडी करते थे, और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन थी जब वेलोसिटी स्मॉल होती थी. तो मतलब दोनों कब अप्रोच करेंगे एक दूसरे को, जब वेलोसिटी कम हो जाएगी. एंड नेक्स्ट, अ रॉड ऑफ लेंथ 5 मीटर is moving with the speed of 0.6 c. The observer sitting perpendicular to direction of motion. देखो मोशन तो हम ऐसे लेते हैं ना कि इधर दो फ्रेम होते हैं, ये फ्रेम इस फ्रेम के विद रिस्पेक्ट टू इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है पैरेलल टू द मोशन. जब भी कोई चीज पैरेलल टू द मोशन होगी तभी उसकी क्वांटिटीज में वेरिएशन आएगी. परपेंडिकुलर टू द मोशन देयर इज नो चेंज, सो उसको जो है रॉड 5 मीटर की ही दिखाई देगी. नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर दिस, इट इज क्वेश्चन नंबर 4. इफ एन ऑब्जेक्ट रीचेज द स्पीड ऑफ द लाइट देन इट्स लेंथ चेंजेस टू. आप अपना अंदाजा लगाइए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा तेज स्पीड से दौड़ने लग जाता है या उसको घुमाने लग जाता है तो हमें वो दिखाई नहीं देता ना. तो ये तो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे हैं, तो ये तो हमें बिल्कुल ही दिखाई नहीं देगा. तो फॉर्मूला क्या लगता होता है, L इज इक्वल टू L नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर. तो ये हो गया 1 माइनस 1 हो गया, क्योंकि v और c इक्वल हो गए ना. तो इस हिसाब से तो लेंथ कितनी आ गई, 0 आ गई. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 20-year-old पर्सन. ये जो बेटे ऊपर होते हैं ना, इसे बोलते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, की लेंथ छोटी हो जाती है. देखो लेंथ छोटी हो जाती है, टाइम बड़ा हो जाता है. टाइम बड़ा कैसे होएगा, टाइम डायलेट हो जाता है, टाइम डायलेशन हो जाती है. तो टाइम का जो एक्सप्रेशन होता है वो ऐसे हो जाता है, टाउ नॉट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर. So a 20-year-old person goes at a high speed in a rocket on his birthday. When he comes to Earth after 1 year, he would be, देखो हाई स्पीड से गया है मतलब रिलेटिविटी का कंसेप्ट आ गया. रिलेटिविटी का कंसेप्ट आ गया, तो रिलेटिविटी के कंसेप्ट में वो 1 साल के लिए गया है ना, लेकिन टाइम तो धीरे बीतता है. जब आप रिलेटिविटी का कंसेप्ट, टाइम तो डायलेट हो जाता है, तो दैट मीन्स हमें ऐसा लगेगा का टाइम धीरे बीतता है, मतलब वो फ्यू मंथ ओल्डर ही है. नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर दिस, हाउ फास्ट अ रॉकेट मूव रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर ऑन फॉर इट्स लेंथ टू कॉन्ट्रैक्ट 95% ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू. लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है. एल का फॉर्मूला होता है एल नॉट 1 माइनस वेलोसिटी कितनी है 9. हमें पूछ रहे हैं कि 95% वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, तो एल नॉट, एल जो है वो 95% ऑफ एल नॉट हो गया. फॉर्मूला ये वाला होता है, अप्लाई कर देते हैं एल नॉट इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर. आगे तो सिंपल कैलकुलेशन है, तो वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 0.95 का स्क्वायर. और जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आपका जो v आ जाएगा, इट विल कम आउट टू बी 0.3 c. कैलकुलेट करिएगा, आंसर श्योरली मैच होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर दिस,
A rod of length 1 meter moves with the speed of 0.5 c. How much length contraction takes place? क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि लेंथ कितनी रह जाएगी, ये पूछे कॉन्ट्रैक्शन कितनी हो जाएगी. ठीक है. सो L इज इक्वल टू L नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर. 0.1 माइनस 0.25 सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. तो ये टर्म बन गई हमारी, सॉल्व करके आ जाएगी 0.86 मीटर. ये तो है जो लेंथ बच गई. तो कॉन्ट्रैक्ट कितनी हुई है, कॉन्ट्रैक्शन क्या होगी, माइनस कर देंगे. तो 1 में से 0.86, 0.14 परसेंटेज पूछी है इंटू 100, तो 14%. नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर दिस. अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. देखो बेटे, ये जितनी भी थ्योरीज है ना, जितनी भी डिस्कशन है, सारी इनर्शियल फ्रेम्स के लिए है. आप इस चीज में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो ये कि क्या दोनों थे, नहीं जी. इनर्शियल जो लॉ आइंस्टाइन की भी थ्योरी थी ना, उसमें भी उसने लिखी थी लॉ ऑफ फिजिक्स आर सेम इन ऑल द इनर्शियल फ्रेम्स. इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको पढ़ के सुना देते हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आप इस चीज में कंफ्यूज हो कि वहां पे इनर्शियल है कि वहां पे नॉन इनर्शियल है. तो जब आइंस्टाइन की थ्योरी पढ़ी जाती है, आइंस्टाइन की थ्योरी क्यों आई थी, क्योंकि पिछली थ्योरी में प्रॉब्लम थी, उस वजह से ये वाली थ्योरी लाई गई थी. जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. आई वांट टू हैव द एग्जैक्ट डेफिनेशन फॉर यू पीपल, सो दैट कि आपको कंफ्यूजन ना हो. हाँ जी. सो एग्जैक्ट डेफिनेशन है लॉ ऑफ फिजिक्स आर सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स. ठीक है. इसमें जब आप पढ़ेंगे ना इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फैक्ट का कंसेप्ट, तो आप एक चीज़ और ज़रूर पढ़िएगा, और वो चीज़ ये है कि अर्थ जो होती है, अर्थ को कौन सा फ्रेम माना जाता है, अर्थ को माना जाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम. अर्थ को नॉन इनर्शियल फ्रेम क्यों माना जाता है, क्योंकि अर्थ के अंदर भी हम ये मान के चलते हैं कि अर्थ इज एक्सेलरेटेड फ्रेम. तो ये 2-3 लाइनें लिख ही लीजिए बोलने की बजाय. सबसे पहले आइंस्टाइन के पोस्टुलेट में था लॉ ऑफ फिजिक्स आर सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम. अब ये जो इनर्शियल फ्रेम्स होते हैं, ये कौन से फ्रेम्स होते हैं, जिनकी एक्सेलेरेशन 0 होती है. ओके. और दूसरी चीज, जो अर्थ है इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम, क्योंकि एक्सेलेरेशन इसकी होती है, इट इज एन एक्सेलरेटेड फ्रेम. ओके. अर्थ इज एन एक्सेलरेटेड फ्रेम. अनडाउटेडली एक्सेलरेशन इसकी होती बहुत कम है, वो होती है 6 इंटू 10⁻³ मीटर पर स्क्वायर, लेकिन होती है, इसलिए अर्थ को नॉन इनर्शियल फ्रेम माना जाता है. चलिए. सो आइंस्टाइन की जो थ्योरीज हैं दे आर फॉर इनर्शियल फ्रेम. नेक्स्ट क्वेश्चन. द मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ एनर्जी the momentum of photon having energy this much is equals to. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, इसको सॉल्व करने का सिंपल फोटोन का फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू पी सी. पी निकालना है तो E बाई सी करिए, बस एनर्जी गिवन है, वेलोसिटी ऑफ लाइट आपको पता है, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आपका आंसर आ जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन. माइकलसन में जो फ्रिंजेस होती है उनको क्या बोलते हैं, उन्हें हेडिंजर फ्रिंजेस बोलते हैं. ऑलरेडी एक बार क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग. हाउ मच शिफ्ट इन माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट वाज ऑब्जर्व्ड. ये बेटे याद रखना पड़ेगा, ये उसके रिजल्ट्स में से आता होता है कि माइकलसन में कितनी ऑब्जर्व होती है. माइकलसन में ये वाली ऑब्जर्व होती है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंक्लूजन, वन द कंक्लूजन ऑफ. बेसिकली तो इसने ईथर को मीडियम माना था और उस पर सारी स्टडी करी थी, लेकिन इसका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था, तो इसका मतलब ईथर हैज नो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज. नेक्स्ट क्वेश्चन. पॉइजन रेशियो. पॉइजन रेशियो इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गेस्ट लेटरल स्ट्रेन.
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज मोर इलास्टिक। क्वेश्चन आता था ना स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। क्यों? क्योंकि स्टील का यंग्स मॉडुलस ज्यादा होता है। द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बाय विच कैट कैन बी चेंज इन ड्रॉन टू अ स्मॉलर सेक्शन, वो होती है डक्टिलिटी। कि डक्टिलिटी की वजह से दो प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं, एक होती है डक्टिलिटी और एक होती है मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी होता है शीट्स में करना, डक्टिलिटी स्मॉलर सेक्शंस में उसको कट कर लेना, ड्रॉन होता है वायर्स वगैरह में ड्रॉन कर लेना, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द कार्टेशियन सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं कार्टेशियन को? रेक्टेंगुलर सिस्टम भी बोलते हैं। सफेरिकल सिस्टम देख के मुझे एक चीज याद आ गई, जब आप सफेरिकल सिस्टम पढ़ें तो एक तो ई आर ई थीटा इन दोनों की डॉट जीरो, एक जो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट है ई आर और ई थीटा की वो ई फाई, एक इसमें आर थीटा और फाई की रेंज, आर वेरी करता है 0 टू इन्फिनिटी, थीटा 0 टू पाई, फाई 0 टू 2 पाई, ठीक है। ये छोटी सी बातें याद रखिएगा। और इसके अलावा जो सॉलिड एंगल होता है सफियर का, फोर पाई स्टीरेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर दिस, क्वेश्चन नंबर 17, द एस्ट्रोनॉट मूव्स इन अ सुपर स्पेसशिप एट अ स्पीड ऑफ 0.8 c। एक फोटोन ऑब्जर्व कर रहा है उसकी तरफ आता हुआ, तो उस फोटोन की स्पीड, फोटोन कहीं से मर्जी आता हो, light is has a absolute speed, the speed of light is an absolute quantity। उसको कोई लेना देना नहीं है, उसको रॉकेट देख रही है कि उसको एस्ट्रोनॉट देख रहा है, उसने उतना ही रहना है जितने की वो है c। स्पीड ऑफ लाइट को रिलेटिविटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज डबल इट्स रेस्ट मास 2m0। ऐसा क्वेश्चन आएगा, आता है काफी बार, आना तो चाहिए, ठीक है। तो 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4, सारा सॉल्व कर लोगे तो v आ जाएगा √3/2 c। क्वेश्चन नंबर 19, पेपर का क्वेश्चन है ये 2017 वाले का, 2017 में ऑलरेडी सॉल्व है ये। यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं, फॉर्मूला होता है q डैश अपॉन l डैश b डैश इज इक्वल टू q अपॉन l विद b। तो नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं, चार्ज तो इनवेरिएंट ही होता है, L इज इक्वल टू L नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू बी Q ओवर L नॉट विद बी। तो यहाँ से हमें क्या दे रखा है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी ट्वाइस हो गई है, यहाँ पे एक बात बोली है ट्वाइस है, तो इट इज 2 टाइम्स ऑफ इट। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, हालांकि ऑलरेडी पूरा डिटेल में सॉल्व है वहां पे, तो जो वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर है उसकी वैल्यू आ जाएगी 3/4 और v आ जाएगा √3/2 c। नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर दिस, if the length of a simple pendulum is remain unchanged keeping its amplitude constant, length is doubled, sorry amplitude constant है, तो क्या फर्क पड़ेगा उसकी लेंथ पे? ये भी 2017 का क्वेश्चन है, वहां पे इसमें सॉल्व किया हुआ था। एनर्जी का फॉर्मूला है ½ m⍵² a स्क्वायर, ठीक है। और हमें पता है ओमेगा किसके इक्वल होती है, ओमेगा इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू a ओमेगा होता है, तो वहां से हम इसकी वैल्यू लिख लेते होते हैं v इज इक्वल्स टू a ओमेगा, एंड उस सब्सटीट्यूशन को करके और वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते होते हैं, करके हमारा जो आंसर आएगा उसमें एनर्जी की जो प्रोपोर्शनैलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी ½ m⍵² इंटू g/l।
और हम ये बोल देते हैं एनर्जी ए के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है और 1/L के प्रोपोर्शनल है। मेन यहाँ पे डिस्कशन आती है। ये पूरी डिटेल आपको 2017 की वीडियो में मिलेगी कि यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचे। ओके, तो आपको क्या बोला गया है, लेंथ डबल कर दी गई है, इनवर्स है ना, तो एनर्जी हाफ हो जाएगी। नेक्स्ट क्वांटिटी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। A physical quantity system is invariant under rotation about a fixed axis. Rotation तो angular momentum, translational होता तो हम क्या देते, linear momentum। 22 question, the time period of compound pendulum is, moment of inertia वाला concept involve करके ये आंसर बनता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ एन LCR, आर आ गया ना बीच में, आर आ गया तो मतलब डैम्पिंग हो गई, तो ये डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है। इट इज अ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। ओके, लेकिन एक चीज देख रहे हो, इसके साथ वोल्टेज सोर्स भी साथ ही लगा हुआ है, तो जब वोल्टेज सोर्स लगा देते हैं तो डैम्पिंग के साथ साथ वो फोर्स्ड भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो वोल्टेज सोर्स है इसको साथ साथ वोल्टेज देगा, सो इज द फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। अगर वोल्टेज जीरो कर दी जाए तो डैम्प्ड है, अगर वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है तो वो फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर है। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर प्लैनेटरी मोशन इज गिवन बाय, याद रखनी है, फर्स्ट इक्वेशन है ये वाली। एंड देन क्वेश्चन नंबर 25, for orbit under increased law of force the effective potential energy is given by this much, सारी पॉजिटिव होती है। ठीक है, सो ये फर्स्ट 25 कंप्लीट हो गए। 26 से वी विल स्टार्ट विद पार्ट 2। थैंक यू।